जय हिंद। ईश्वर को प्रणाम करके आज हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आज है 7वां दिन और हम विपिन चंद्रा से दिन की शुरुआत करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। व्यक्तित्व बनाए रखें। वह जिंदगी भर अपनी एकमात्र पत्नी के प्रति वफादार रहा। असल में हैदराबाद, बंगाल और अवध के तीनों स्वायत्त रजवाड़े के संस्थापक क्रमशः निज़ाम उल मुल्क, मुर्शीद कुली खां और अली वली खां ऊंची व्यक्तित्व नैतिकता वाले लोग थे। उसमें से लगभग सभी ने संयमपूर्ण और सादा जीवन बिताया, तेज धारणा को झूठा साबित करते हैं। 18वीं सदी के प्रमुख सामंतों ने फिजूल खर्ची और विलासिता की जिंदगी बिताई। केवल अपने सार्वजनिक और राजनीतिक व्यवहार में ही उन्होंने धोखाधड़ी, षड्यंत्र और विश्वघात का सहारा लिया। मशहूर है दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास हैदर अली के अधीन जिस सबसे महत्वपूर्ण सत्ता का उदय हुआ वह मैसूर था। विजयनगर साम्राज्य के अंत होने के समय से ही मैसूर राज्य ने अपनी कमजोरी स्वाधीनता को बनाए रखा और नाम मात्र को ही वह मुगल साम्राज्य का अंग था। 18वीं सदी के शुरू में नंजराज सर्वाधिकारी और देवराज बुलवई नाम के दो मंत्रियों ने मैसूर की शक्ति अपने हाथ में ले रखी थी। नंजराज और देवराज मैसूर की शक्ति अपने हाथ में ले रखी थी। इस प्रकार वहाँ के राजा चिक्का कृष्णराज को उन्होंने कठपुतली में बदल दिया था। हैदर अली का जन्म 1721 में एक अत्यंत सामान्य परिवार में हुआ। उसने अपना जीवन मैसूर की सेना में एकदम साधारण अधिकारी के रूप में शुरू किया था। वह शिक्षित तो नहीं था, लेकिन कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा का धनी था। वह अत्यंत परिश्रम और लगनशील, साहसी और दृढ़ निश्चयी था। वह एक प्रभावशाली सेना नायक तथा चालाक राजनीतिज्ञ था। मैसूर राज्य 20 साल तक युद्ध में उलझा रहा। इस दौरान हैदर अली को जो भी मौका मिला उसने उसका लाभ उठाया और मैसूर की सेना में ऊंचे पद पर पहुंच गया। जल्द ही उसने पश्चिमी सैनिक प्रशिक्षण के महत्व को पहचाना तथा जो सैनिक उसके अधीन थे उनको आधुनिक प्रशिक्षण दिलवाया। 1755 में जिंदीगुल में उसने एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। यहाँ पे जिंदीगुल में उसने एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। इसमें उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद ली। 1761 में उसने नंजराज को सत्ता से अलग कर दिया तथा मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कायम कर लिया। योद्धा सरदारों और जमींदारों के विद्रोह को उसने नियंत्रित कर लिया तथा बिदनूर, शिंदा, शेडा, कन्नड़ और मलाबार के इलाकों को जीत लिया। मलाबार को अपने अधीन करने का मुख्य कारण यह था कि वह भारतीय समुद्री तट अपनी पहुंच बनाए रखना चाहता था। पढ़ा लिखा न होने के बावजूद वह कुशल प्रशासक था। अपने राज्य में मुगल प्रशासन प्रणाली तथा राजस्व व्यवस्था उसी ने लागू की थी। मैसूर जब कमजोर था, विभाजित राज्य था, तब उसने उस पर कब्जा किया और शीघ्र ही उसके कारण इस राज्य की गिनती प्रमुख भारतीय शक्तियों में की जाने लगी। वह धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर चला। उसका पहला दीवान और अन्य अनेक अधिकारी हिंदू थे। अपनी सत्ता के लगभग आरंभ से ही वह मराठा सरदारों, निजाम और अंग्रेजों के साथ लड़ाई में लगा था। उसने 1769 में अंग्रेजी फौजों को बार हराया और मद्रास के पास तक पहुंच गया। वह 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मर गया। 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मर गया। उसके स्थान पर उसका बेटा टीपू गद्दी पर बैठा। अंग्रेज के हाथों 1799 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया। वह जटिल चरित्र वाला और नए विचारों को ढूंढ निकालने वाला व्यक्ति था। एक नए कैलेंडर को लागू करना, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली काम में लाना तथा माप तोल के नए पैमाने को अपनाना उसकी समय के साथ दुनिया को बदलने की इच्छा के प्रतीक थे। उसके निजी पुस्तकालय में धर्म, इतिहास, सैन्य विज्ञान, औषधि विज्ञान और गणित जैसे विविध विषयों की पुस्तकें थी। उसने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी ली। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और एक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। उसकी सांगठनिक क्षमता का प्रमाण यह है कि जिन दिनों में भारतीय फौजों के बीच अनुशासनहीनता आम थी, उसके सैनिक अंत तक अनुशासित और उसके प्रति वफादार थे। उसने जागीर देने की प्रथा को खत्म करके राजकीय आय बढ़ाने की कोशिश की। उसने कोलीगारों को पैतृक संपत्ति को कम करने और राज्य तथा किसानों के बीच के मध्यस्थों को समाप्त करने की कोशिश की, मगर उसका भू राजस्व उतना ही ऊंचा था जितना अन्य समसामयिक शासकों का। वह पैदावार का 1/3 हिस्सा तक भू राजस्व के रूप में देता था, मगर उसने अफवाहों की वसूली पर रोक लगा दी। वह भू राजस्व में छूट देने में भी उदार था। उसकी दौलत सेना यूरोप की शैली में बंदूक और शंगिनी से लैस थी, लेकिन इन हथियारों को मैसूर में ही बनाया गया था। 1796 के बाद उसने एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने की भी कोशिश की थी। इसके लिए उसने दो नौका घाट बनवाए थे तथा जहाज़ों के नमूने उसने स्वयं तैयार कराए थे। अपने व्यक्तित्व जीवन में वह एकदम सादा था। उसे किसी प्रकार का व्यसन नहीं था और विलासिता से वह कोसों दूर था। वह एक दुस्साहसी योद्धा और अत्यंत प्रभावशाली सेना नायक था। उसकी यह अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। इसी विश्वास का पालन करते हुए श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया। लेकिन हर काम में वह जल्दबाजी करता था और उसका स्वभाव स्थिर नहीं था। समझ गए? अगर जल्दीबाजी करोगे मारे जाओगे।
जल्दबाजी नहीं करनी है। एक राजनीतिक के रूप में 18वीं सदी की किसी भी शासक की तुलना में वह दक्षिण भारत के लिए या दूसरे भारतीय शासकों के लिए अंग्रेजी राज के खतरे को अधिक ठीक तरह से समझता था। उदयमान अंग्रेजी सत्ता के समक्ष वह दृढ़ निश्चयी शत्रु के रूप में खड़ा हुआ था और अंग्रेज भी भारत में उसको अपना सबसे खतरनाक दुश्मन समझते थे। हालांकि मैसूर उस जमाने के आर्थिक पिछड़ेपन के दौर से मुक्त नहीं था, लेकिन हैदर अली और टीपू के राज्यकाल में वह आर्थिक रूप से खूब फला फूला। वह इस तथ्य से अधिक स्पष्ट हो जाता है, खासतौर पर जब हम उसकी आर्थिक स्थिति की तुलना निकट अतीत से या उस समय में देश के अन्य भागों से करते हैं। तो 1799 में ब्रिटिश लोगों ने जब टीपू को पराजित करके उसे मार डाला और मैसूर पर कब्जा कर लिया, तो यह देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि मैसूर का किसान ब्रिटिश शासित साम्राज्य के किसान की तुलना में कहीं अधिक संपन्न और खुशहाल था। सर जॉन से 1793 से 98 के दौरान गवर्नर जनरल था। इसके बाद में लिखा था, टीपू के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था, उसका श्रम टीपू के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था, उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। टीपू सुल्तान के ज़माने के मैसूर के बारे में एक अन्य ब्रिटिश पर्यवेक्षक ने लिखा था कि वह यह राज्य खेती बाड़ी में बढ़ा चढ़ा परिश्रम, लोगों की घनी आबादी वाला, नए नगरों वाला और वाणिज्य व्यापार में बढ़ोतरी वाला था। लगता है कि आधुनिक व्यापार और उद्योग के महत्व को भी टीपू अच्छी तरह समझता था। वास्तव में भारतीय शासकों में यही एकमात्र शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैनिक शक्ति की नहीं मानता था। आर्थिक शक्ति के महत्व को सैनिक शक्ति की नहीं मानता था। भारत में आधुनिक लोगों की शुरुआत के लिए उसने थोड़े बहुत प्रयास किए। इसके लिए उसने विदेशों से कारीगर बुलवाए और कई उद्योग को उसने राज्य की ओर से सहायता दी। विदेश व्यापार के विकास के लिए उसने फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेरू में दूध भेजे। चीन के साथ भी उसने व्यापार किया। यूरोपीय कंपनियों के ढांचे पर उसने व्यापारिक कंपनी स्थापित करने का भी प्रयास किया और उनकी वाणिज्य संबंधी गतिविधियों की नकल करने की कोशिश की। बंदरगाह वाले नगरों में व्यापारिक संस्थाएं स्थापित करके उसने रूस तथा अरब के साथ व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न किया। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने टीपू को धार्मिक उन्माद के रूप में चित्रित किया है। यद्यपि अपने धार्मिक दृष्टिकोणों में वह काफ़ी रूढ़िवादिता था, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति उसका दृष्टिकोण सहिष्णु और उदार था। 1791 में मराठा घुड़सवारों ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा, तो उसने माँ शारदा की प्रतिमा बनवाने के लिए पैसे दिए। उस नियमित रूप से इस मंदिर और इसके साथ कुछ और मंदिर को भी भेज दिया करता था। रंगनाथ का प्रसिद्ध मंदिर उसके महल से मुश्किल 100 गज की दूरी पर था, जहाँ वह अपनी बहुसंख्यक हिंदू और ईसाई प्रजा के साथ सहनशीलता का बर्ताव करता था। वहीं वह उन हिंदुओं और ईसाइयों के प्रति काफ़ी कठोर था जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैसूर राज्य के विरुद्ध अंग्रेजों की मदद करते थे। केरल में क्या था? 18वीं सदी की शुरुआत में केरल बहुत बड़ी संख्या में सामंत सरदारों और राजाओं में बटा हुआ था। इसमें से 4 प्रमुख राज्य इस प्रकार के चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर राज्य को 1729 के बाद 18वीं सदी के एक अग्रणी राजनेता राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। उसमें विलक्षण दूरदर्शिता तथा दृढ़ संकल्प और साहस तथा निर्भीकता का सामंजस्य था। उसने सामंतों को शांत कर दिया, क्विलोन और इलायदाम को जीत लिया और डच लोगों को हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी। उसने यूरोपीय अफसरों की मदद से पश्चिमी मॉडल के आधार पर एक शक्तिशाली फौज का संगठन किया और उसे आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया। उसने एक आधुनिक शस्त्रागार भी बनवाया। मार्तंड वर्मा ने अपनी नई फौज का इस्तेमाल अपना राज्य उत्तर की ओर बढ़ाने के लिए किया। त्रावणकोर की सीमाएं जल्दी कन्याकुमारी से कोचीन तक फैल गई। त्रावणकोर की सीमाएं जल्दी कहाँ तक पहुँच गई? जल्दी त्रावणकोर से कन्याकुमारी से कोचीन तक फैल गई। उसने सिंचाई की अनेक व्यवस्थाएं की। संचार के लिए सड़कें और सिंचाई के लिए नहरें बनवाई तथा विदेश व्यापार को सक्रिय प्रोत्साहन दिया। केरल के 3 बड़े राज्य कोचीन, त्रावणकोर और कालीकट ने 1773 तक सभी छोटे रजवाड़े को विलीन या अधीन कर लिया। हैदर अली ने केरल पर अपना आक्रमण 1766 में शुरू किया और अंत में कालीकट के जमोरिन के इलाकों सहित कोचीन तक उत्तरी केरल को हड़प लिया। 18वीं सदी में मलयाली साहित्य में एक असाधारण पुनर्जीवन देखा गया। यह अशंत केरल के राज्यों और सरदारों के कारण हुआ जो साहित्य के महान समीक्षक थे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम सांस्कृतिक विद्वता एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा स्वयं कवि, विद्वान, संगीतज्ञ, प्रसिद्ध अभिनेता और सुसंस्कृतिक व्यक्ति था। वह अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत करता था। उसने यूरोप के मामलों में गहरी दिलचस्पी ली। वह लंदन, कलकत्ता और मद्रास से निकलने वाले अखबारों और पत्रकारों को नियमित से पढ़ता था। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र 18वीं सदी में समाज और राजनीतिक दिल्ली के आसपास के क्षेत्र राजपूत राज्य मुगल सत्ता की बढ़ती हुई कमजोरी का फायदा उठाकर प्रमुख राजपूत राज्यों ने अपने को केंद्रीय नियंत्रण से वस्तुतः स्वतंत्र कर लिया। साथ ही उन्होंने साम्राज्य के शेष भागों में अपना प्रभाव बढ़ाया। फर्रुखशियर और मोहम्मद शाह के शासनकाल में आमेर और मारवाड़ के शासकों को आगरा, गुजरात और मालवा जैसे महत्वपूर्ण मुगल प्रांतों का सूबेदार बनाया गया। राजपूताना के राज्य पहले ही तरह विभाजित रहे। उसमें जो बड़े थे उन्होंने अपने कमजोर पड़ोसियों राजपूत और गैर राजपूत दोनों के इलाकों को हथियार अपना विस्तार किया। अधिकतर बड़े राजपूत राज्य निरंतर छोटे झगड़ों और गृह युद्धों में फंसे रहे। इन राज्यों की अंदरूनी राजनीति में उसी प्रकार के भ्रष्टाचार, षड्यंत्र और विश्वासघात का बोलबाला था जैसे मुगल दरबार में था। मारवाड़ के अजीत सिंह को उसके बेटे ने ही मारा। 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर का सवाई जयसिंह 1681 से 1743 तक था।
वो एक विख्यात राजनेता, कानूनी निर्माता और सुधारक था, परंतु सबसे अधिक वह विज्ञान प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उल्लेखनीय है कि जिस युग में वह था, उसमें अधिकांश भारतीय को वैज्ञानिक पद्धति के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसने जाटों से लिए गए इलाकों में जयपुर शहर की स्थापना की और उसे विज्ञान और कला का महान केंद्र बना दिया। जयपुर का निर्माण बिल्कुल वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और एक नियमित योजना के तहत उसकी चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जयसिंह की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में बिल्कुल सही और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई। कुछ उपकरण खुद जयसिंह के बनाए हुए थे। उसके खगोल शास्त्र संबंधी पर्यावरण आश्चर्यजनक रूप से सही होते थे। उसने सारणियों का एक सेट तैयार किया। उससे लोगों को खगोलशास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिली। इसका नाम जिज मोहम्मद शाही था। उसने यूक्लिड की रेखागणित के तत्व का अनुवाद संस्कृत में कराया। उसने त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियाँ और लघु गणकों को बनाने और उनके इस्तेमाल संबंधी नेपियर की रचना का अनुवाद संस्कृत में कराया। जयसिंह समाज सुधारक भी था। उसने एक कानून लागू करने की कोशिश की जिससे लड़की की शादी में किसी राजपूत को अत्यधिक खर्च करने के लिए मजबूर न होना पड़े। लड़की की शादी में भारी खर्च के कारण भी लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता है। इस असाधारण सजा से इस असाधारण राजा ने जयपुर 1699 से 1743 तक लगभग 44 वर्षों तक शासन किया। जाट खेतिहरों की एक जाति है। ये दिल्ली, आगरा और मथुरा के इर्द गिर्द के इलाकों में रहते थे। मथुरा के आसपास के जाट किसानों ने 1769 और फिर 1688 में अपने जाट जमींदारों के नेतृत्व में विद्रोह किए। विद्रोह को कुचल दिया गया मगर इलाका अशांति रहा। औरंगजेब की मौत के बाद उन्होंने दिल्ली के चारों ओर अशांति पैदा कर दी। जाट विद्रोह जमींदारों के नेतृत्व में मूलतः कृषक विद्रोह था मगर जल्द ही वह लूट मार तक सीमित हो गया। उन्होंने दिल्ली के दरबारी षड्यंत्र में सक्रिय हिस्सा लिया। बनुआ अपने फायदे को देखते हुए वे पक्ष बदल देते थे। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने की। जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंच गई। सूरजमल ने 1756 से 1773 तक शासन किया। वह एक अत्यंत योग्य प्रशासक तथा सैनिक और बड़ा बुद्धिमान राजनेता था। उसने अपना अधिकार एक बड़े क्षेत्र पर कायम किया जो पूर्व में गंगा से लेकर दक्षिण में चंबल तथा पश्चिम में आगरा के सूबे से लेकर उत्तर दिल्ली के सूबे तक फैला था। उसके राज्य में अन्य जिलों के अलावा आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ जिले शामिल थे। मुगल राजस्व व्यवस्था को अपनाकर उसने एक स्थायी राज्य की नींव रखने की कोशिश की। एक समसामयिक इतिहासकार ने उसके बारे में निम्नलिखित बातें लिखी। यद्यपि वह किसान की पोशाक पहनता था और सिर्फ अपनी ब्रजबोली बोल सकता था और तथापि जाट जाति का अफलातून था। समझदारी और चतुराई तथा राजस्व और नागरिक मामलों का प्रबंधन करने की योग्यता में उसकी बारंबारी करने वाला हाफिज बहादुर को छोड़कर हिंदुस्तान के बड़े सामंतों में कोई नहीं था। वह 1763 में मर गया। कौन मर गया? चूड़ामन बदन सिंह 1973 में मर गया। उसके बाद जाट राज्यों की अनुमति हो गई। वह छोटे जमींदारों के बीच बट गया जिसमें से अधिकतर लूटमार पर जिंदा रहने लगे। बंगस पठान और रोहिले एक अफगान दुस्साहसी मोहम्मद खां बख्श ने फर्रुखाबाद के इर्द गिर्द के इलाके अलीगढ़ और कानपुर के इलाके पर फर्रुखी और मोहम्मद खां के शासनकाल में अपना अधिकार कायम कर लिया। इसी पर नादिर शाह के आक्रमण के बाद शासन के ठप हो जाने की अली मोहम्मद खां ने रोहिलखंड नामक एक राज्य कायम किया। यह राज्य हिमालय की तराई में दक्षिण में गंगा और उत्तर में कुमायूं की पहाड़ियों पर फैला हुआ था। इसकी कुमायूं की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी पहले बरेली में आंवला में थी और बाद में रामपुर चली गई। रोहिलो का अवध दिल्ली और जाटों से लगातार टकराव होता है। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने 15वीं सदी में की थी। यह पंजाब के जाट किसानों तथा अन्य छोटी जातियों के बीच फैल गया। एक लड़ाकू समुदाय के रूप में सिखों को बदलने का काम गुरु हरगोविंद 1606 से 45 ने आरंभ किया मगर अपने 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह 66 से 1708 के नेतृत्व में सिख राजनीतिक और फौजी ताकत बनी। औरंगजेब ने फौजी और पहाड़ी राजाओं के खिलाफ 1699 से लेकर 1708 तक गुरु गोविंद सिंह ने लगातार लड़ाइयाँ की। औरंगजेब के मरने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। उनका ओहदा 5000 जाट और 5000 सवार वाले सामंत था। वे बहादुर शाह के साथ दक्कन गए जहाँ उन्हें एक पठान नौकर ने विश्वासघात कर मार डाला। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई। सिखों का नेतृत्व उसके विश्वास पात्र शिष्य बंदा सिंह के हाथों में चला गया जो बंदा बहादुर के नाम से चारों ओर विख्यात था। बंदा ने पंजाब के किसानों और निम्न जातियों के लोगों को एकजुट किया और मुगल फौज के खिलाफ 8 साल की जोश खरोश के साथ गैर बराबरी की लड़ाई चलाई। उसे 1715 में पकड़ लिया गया और कत्ल कर दिया गया। उसकी असफलता के अनेक कारण थे। मुगल शासन अभी भी काफ़ी शक्तिशाली था। पंजाब के संपन्न वर्ग और ऊंची जातियों के लोगों ने उसके विरोधियों का साथ दिया क्योंकि वह निम्न जातियों और गाँव की गरीब जनता का हिमायती था। अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण मुगल विरोधी समस्त ताकतों को एकजुट नहीं कर सकता। सिखों को फिर से उठ खड़ा होने का मौका नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों और अनेक बार पंजाब के प्रशासन को गड़बड़ी में दिया। आक्रमणकारियों की फौजों के आगे बढ़ने पर सिखों ने बिना कोई भेदभाव किए सबको लूटा और धन तथा सैनिक शक्तियाँ इकट्ठी की। अब्दाली के पंजाब से वापस जाने के बाद उन्होंने राजनीतिक रिक्तता को भरना आरंभ किया। उन्होंने 1765 और 1800 के बीच पंजाब और जम्मू को अपने अधिकार में कर लिया। सिख 12 मिसालों या संघों में संगठित थे जो सूबे के विभिन्न भागों में काम करते थे।
ये मिशल एक दूसरे के साथ पूरी तरह सहयोग करते थे, काम करते थे। ये मिशल एक दूसरे के साथ पूरी तरह सहयोग करते थे, मिलकर वे समानता के सिद्धांतों पर आधारित थे। किसी मिशन के मामलों पर विचार करते थे। उनके प्रधान तथा अन्य अधिकारियों को चुनने में सभी सदस्य समान रूप से हिस्सा लेते थे। धीरे धीरे मिसलों का राजतांत्रिक और अकुलीन चरित्र लुप्त हो गया और शक्तिशाली प्रधानों, सामंतों और सरदारों तथा जमींदारों ने उन पर अपना दबदबा कायम करने भाईचारा की भावना और खालसा की एकता भी लुप्त हो गई, क्योंकि प्रधान नियंत्रित आपस में झगड़ते रहे। उन्होंने अपने को स्वतंत्र सरदार घोषित कर दिया। रणजीत सिंह के अधीन पंजाब 18वीं सदी के अंत में शुक्र चकिया मिसल के प्रधान रणजीत सिंह ने प्रमुखता प्राप्त कर ली। वह एक ताकतवर और साहसी सैनिक, कुशल प्रशासक तथा चतुर कूटनीतिज्ञ था। वह जन्मजात नेता था। उसने 1799 लाहौर और 1802 में अमृतसर कब्जा कर लिया। उसने सतलज के पश्चिम में सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर लिया और पंजाब में अपना राज्य कायम किया। बाद में उसने कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को भी जीत लिया। पुराने सिख प्रधान बड़े जमींदार और जागीरदार बना दिए गए। उसने मुगलों द्वारा लागू की गई भू राजस्व की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। भू राजस्व का हिसाब 50% सकल उत्पाद के आधार पर लगाया गया। रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशासकों को सहायता से यूरोपीय ढर्रे पर शक्तिशाली अनुशासित और सुसज्जित फौज तैयार की। उसकी नई फौज केवल सिखों तक ही सीमित नहीं थी। उसने गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरा तथा पंजाबी मुसलमानों को भी अपनी फौज में भर्ती किया। उसने लाहौर में तोप बनाने के आधुनिक कारखाने खोले तथा उसमें मुसलमान तोपचियों को काम पर लगाया। कहा जाता था कि उसकी फौज एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज थी। पहला स्थान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का था। रणजीत सिंह बखूबी अपने मंत्रियों और अफसरों का चुनाव करता था। उसका दरबार श्रेष्ठ व्यक्तियों से भरा हुआ था। धर्म के मामले में वह सहनशील तथा उदारवादी था। न केवल सिख बल्कि मुसलमान तथा हिंदू संतों को भी वह सम्मान, आदर और संरक्षण देता था। धर्म परायण सिंह होते हुए भी यह कहा जाता है कि अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान सभ्यों के पैरों में धूल अपनी लंबी सफेद दाढ़ी से झाड़ता था। अनेक महत्वपूर्ण मंत्री और सेनापति मुसलमान और हिंदू थे। उनका सबसे प्रमुख और विश्वासपात्र मंत्री फकीर अजीज उद्दीन था। उसका वित्त मंत्री दीवान दीनानाथ था। वस्तुतः किसी भी दृष्टि से रणजीत सिंह द्वारा शासित पंजाब एक सिख राज्य नहीं था। राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल केवल सिखों के फायदे के लिए नहीं होता था। सिख किसान उतना ही उत्पीड़ित था जितना हिंदू या मुसलमान किसान था। वस्तुतः रणजीत सिंह के अधीन एक राज्य के रूप में पंजाब का ढांचा 18वीं सदी के अन्य भारतीय राज्यों की तरह ही था। जब 1809 में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह से सतलज पार करने से मना कर दिया और नदी के पूर्व के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया। अब उसने चुप्पी साध ली, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके पास अंग्रेजों का मुकाबला करने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार उसने अपने राजनयिक यथार्थवाद और सैनिक शक्तियों के जरिए अपने राज्य को अंग्रेजी के अतिक्रमण से बचा लिया। मगर वह विदेशी खतरे को हटा नहीं सका। उसने उस खतरे को अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दिया। इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसका राज्य सत्ता के तीव्र आंतरिक संघर्ष का शिकार हो गया और अंग्रेज आए और उन्होंने उसे जीत लिया। मराठा शक्ति का उत्थान और पतन। पतोन्मुखी मुगल सत्ता को सबसे महत्वपूर्ण चुनौती मराठा राज्य में मिली, जो उत्तराधिकारी राज्यों में सबसे शक्तिशाली था। असल में मुगल साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता को भरने की शक्तियाँ केवल उसी में थी। यही नहीं, उसने इस कार्य के लिए जरूरी कई प्रभावशाली सेनापतियों और राजनेताओं को पैदा किया था। मगर मराठा सरदारों में एकता नहीं थी। उनके पास एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण और कार्यक्रम नहीं था। इसलिए वे मुगल की जगह लेने में असफल रहे। मगर जब तक उन्होंने मुगल साम्राज्य को खत्म नहीं किया, तब तक वे उसके खिलाफ लगातार लड़ाई कर रहे थे। शिवाजी के पोते साहू को औरंगजेब ने 1689 से कैद कर रखा था। औरंगजेब उसके साथ तथा उसकी मां के साथ उसके धर्म, जाति तथा अन्य चीज़ों की पूरी तरह ख्याल कर बड़ी शिष्टता, इज्जत तथा लिहाज के साथ पेश आया। उसकी उम्मीद थी कि शायद साहू के साथ कोई राजनीतिक समझौता हो जाए। साहू को 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद रिहा कर दिया गया। फिर जल्द ही साहू को कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। ताराबाई ने अपने पति राजाराम के मरने के बाद अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम से मुगल विरोधी संघर्ष 1700 में चला रखा था। मराठा सरदारों ने सत्ता के लिए संघर्ष करने वालों में से किसी न किसी का पक्ष लेना आरंभ कर दिया। हर मराठा सरदारों के पीछे सिपाही थे जो केवल उसी के प्रति निष्ठा करते थे। उन्होंने इस अवसर का इस्तेमाल सत्ता के लिए संघर्ष और करने वाले दोनों पक्षों से मोल भाव करके अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए किए। उनमें से अनेक ने दक्कन के मुगल नवाबों के साथ मिलकर साजिशें भी की। साहू और कोल्हापुर स्थित उसके प्रतिद्वंदी के बीच झगड़े के फलस्वरूप मराठा सरकार की एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसका नेता राजा साहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। इस परिवर्तन के साथ मराठा इतिहास में पेशवा आधिपत्य का दूसरा काल आरंभ हुआ, जिसमें मराठा राज्य एक साम्राज्य के रूप में बदल गया। बालाजी विश्वनाथ ब्राह्मण था। उसने अपना जीवन एक छोटे राजस्व अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया था और धीरे धीरे बढ़कर एक बड़ा अधिकारी हो गया था। साहू को अपने दुश्मन को कुचलने के काम में उसने अपनी निष्ठापूर्ण और जरूरी सेवा दी। वह कूटनीति में बेजोड़ था और उसने अनेक बड़े मराठा सरदारों को साहू की ओर कर दिया। साहू ने 1713 में उसे पेशवा तथा मुख्य प्रधान बनाया।
बालाजी विश्वनाथ ने धीरे धीरे शाहू और अपना आधिपत्य मराठा सरदारों और अधिकांश महाराष्ट्र पर कायम किया। केवल कोल्हापुर के दक्षिण के इलाके पर राजा राम के वंशजों का शासन रहा। पेशवा ने अपने हाथों की शक्ति का संकेंद्रण कर लिया और अन्य मंत्री तथा सरदार उसके सामने प्रवाहीन हो गए। वस्तुतः और उसका बेटा बाजीराव प्रथम ने पेशवा को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना लिया। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शक्ति को बढ़ाने के लिए मुगल अधिकारियों के लिए आपसी झगड़ों का पूरा फायदा उठाया। उसने दक्कन का चौथ और स्वदेशमुखी देने के लिए जुल्फिकार खान को राजी कर लिया। अंत में उसने अपने सैयद बंधुओं के एक साथ समझौते पर दस्तखत किए। सारे इलाके जो पहले शिवाजी के राज्य के हिस्से थे शाहू को वापस कर दिए थे। उसे दक्कन के 6 सूबों का चौथ और स्वदेशमुखी भी दे दिया गया। बदले में शाहू बादशाह की सेवा में 15,000 घुड़सवार सैनिकों को दक्कन में बगावत और लूटमार रोकने तथा 10 लाख रुपए का सालाना नजराना पेश करने पर राजी हो गया। नाम मात्र के लिए ही सही, मगर वह पहले ही मुगल आधिपत्य स्वीकार कर चुका था। वो 1714 में अंग्रेज औरंगजेब की मुगल का पैदल चलकर खुलदाबाद गया और तथा उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। अपने नेतृत्व में एक मराठा फौज लेकर बालाजी विश्वनाथ 1719 में सैयद अली खान के साथ दिल्ली गया और फर्रुख सैयद का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की। दिल्ली में उसने और अन्य मराठा सरदारों ने साम्राज्य की कमजोरी को स्वयं देखा और उसने अपना प्रभाव क्षेत्र उत्तर की ओर बढ़ाने की महत्वाकांक्षा नहीं कर लिया। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा सरदारों को दक्कन में चौथ और स्वदेशमुखी की कुशल वसूली के लिए अलग अलग इलाकों से मराठा सरदार वसूल की गई रकम का अधिकांश हिस्सा अपने खर्च के लिए रख लेते थे। चौथ और स्वदेशमुखी सौंपन की प्रथा ने भी पेशवा को संरक्षण के लिए अपनी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने में सहायता दी। बड़ी संख्या में महत्वाकांक्षी सरदारों ने अपनी शक्ति बढ़ाने में अपने इर्द गिर्द जमा होने आरंभ कर दिया। आगे चलकर यही मराठा साम्राज्य की कमजोरी का मुख्य स्रोत सिद्ध हुआ। उस समय तक वतनों और संजामों की प्रणाली मराठा सरदारों को शक्तिशाली स्वायत्ता और केंद्रीय सत्ता के प्रति ईर्ष्यालु बना दिया। उन्होंने अब मुगल साम्राज्य के सुदूर इलाकों में अपना अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिया। वहाँ भी धीरे धीरे कमोबेश स्वायत्त सरदारों के रूप में बस गए। इस तरह अपने मूल राज्य से ईरानी के बाहर मराठों की जीत में मराठा राज्य या पेशवा की सीधी अधिक केंद्रीय फौज का नहीं बल्कि उसके सरदारों की अपनी निजी सेनाओं का हाथ था। जीत के दौरान सरदार बलुआ आपस में टकराते थे। बहुधा आपस में टकराते थे। अगर केंद्रीय सरकार उन्हें सख्त से नियंत्रण करने की कोशिश करती तो वे दुश्मनों से मिल जाती थी। जाने में नहीं हिचकते थे। दुश्मनों में निजाम मुगल या अंग्रेजी कोई भी हो सकती। बालाजी विश्वनाथ 1720 में मर गया। उसकी जगह पर उसका 20 वर्ष का बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बना। युवा होने के बावजूद बाजीराव एक निर्भीक और प्रतिभावान सेनापति तथा महत्वाकांक्षी और चालाक राजनेता था। उसे शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा जाता था। इसको बाजीराव प्रथम को क्या कहा जाता था? गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा जाता था। बाजीराव के नेतृत्व में मराठा के मुगल के खिलाफ अनगिनत अभियान चलाए। पहले उन्होंने मुगल अधिकारियों को विशाल इलाकों में चौथ वसूल करने का अधिकार देने और फिर वे इलाके मराठा राज्य को सौंप देने के लिए मजबूर किया। जब 1740 में बाजीराव मरा तब तक मराठों ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। इसी काल मराठों के गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोसले परिवार ने प्रमुखता प्राप्त की। जीवन भर बाजीराव ने दक्कन के निजाम उल मुल्क की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। निजाम उल मुल्क ने भी पेशवा की सत्ता को कमजोर करने के लिए कोल्हापुर के राजा मराठा सरदार और मुगल अधिकारियों से मिलकर लगातार साजिशें की। 2 बार दोनों लड़ाई के मैदान में मिले और बार निजाम और हर बार निजाम को मुंह की खानी पड़ी।
गहराइयों में बिठा लीजिए कि ध्यान दिया जाता है, किया नहीं जाता। अगर ध्यान किया जाता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो कोई भी करा देता। जैसे आपको क्रिकेट सिखा देते हैं लोग, फुटबॉल सिखा देते हैं, ऐसे कोई आपको ध्यान सिखा देता। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान दिया जाता है। आंख बंद करिए, आंख बंद करिए, शरीर को ढीला करिए, आंख बंद करिए, शरीर को ढीला करिए। हो सके तो आंख को पट्टी से बांध लीजिए। जो मन का गुलाम है उसका भाग्य मन लिखता है, और जिसने अपने मन को गुलाम बना लिया वो अपना भाग्य स्वयं लिखता है। अब आप डिसाइड करो कि आपका भाग्य आपका मन लिखेगा या आपका भाग्य आप स्वयं लिखोगे। अगर आपका मन आपसे शराब पिला रहा है, नशा करवा रहा है, पॉर्न दिखवा रहा है, 6-6 घंटा रील दिखवा रहा है पर डे, तो जैसा बीज है वैसा परिणाम भी मिलेगा। तब क्या रोना कि भैया मुझे कोई बताने वाला नहीं था। और अगर आप ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो फल आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आप जो बो रहे हो वही तो आपको मिलेगा। आप जो बो रहे हो उससे अलग क्या मिल सकता है आपको? आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पर ध्यान। सांस खींचना नहीं है, ये सब नहीं करना है कि सांस खींच, प्राणायाम नहीं करना है, सांसों पर सिर्फ ध्यान देना है। ध्यान देने मात्र से सांसें एक्टिव हो जाती, सांसों पर ध्यान। और चूंकि हम ध्यान की दुनिया में नवजात हैं, इन्फेंट हैं, बच्चे हैं, तो हमें कुछ बाहर की शक्ति की जरूरत है। तो इष्ट चिंतन, जैसे ही आप किसी का स्मरण करते हो उसकी शक्ति आपको घेर लेती है। इसीलिए ब्रह्म वेला 2 बजे रात को कहा गया है, 2 से 6। वो इसलिए ब्रह्म वेला है कि सब सो रहे होते हैं, सबकी ऊर्जाएं सो रही होती, तो धरती पर एक वैक्यूम पैदा हो जाता है, निर्वात। और इस वैक्यूम में जो आसमानी शक्तियां हैं वो नीचे आ जाती हैं, और जब आप उन्हें स्मरण करते हो तो सीधे आपसे जुड़ जाती है, और इस समय आपके आध्यात्मिक विकास की संभावना बढ़ जाती है। अनुभव बढ़ जाएंगे, अनुभव बढ़ जाएंगे, और एक बार आनंद का अनुभव आया फिर आप छोड़ नहीं पाओगे। आंखें बंद, आंखें बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान और इष्ट चिंतन। सांस खींचनी नहीं है, बस ध्यान देना है। जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा वैसे वैसे सांसों की गहराई भी बढ़ेगी। जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा वैसे वैसे सांसों की गहराई भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे सांसों की गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे विचार शून्यता बढ़ेगी, और जैसे जैसे विचार शून्यता बढ़ेगी वैसे वैसे आनंद का अनुभव होगा। तो ध्यान बढ़ेगा, ध्यान से सांसों की गहराई बढ़ेगी, सांसों की गहराई से विचार शून्यता बढ़ेगी और आनंद का जन्म होगा। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत। आप में से बहुत सारे लोग बड़ी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। विचार गायब,
जहां सांस पे ध्यान गया वहां विचार गायब, जहां विचार गायब आप देखो शरीर में तनाव गायब, स्ट्रेस गायब, एंजाइटी गायब, डिप्रेशन गायब, सब गायब। आंखें बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान और इष्ट चिंतन। इष्ट चिंतन जिसे आप अनकंडीशनली प्रेम करते हैं और वो भी आपको अनकंडीशनली करता है। आपके माँ, आपके पिता, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका मित्र, आपका गुरु, और एक जागृत गुरु मिल जाए, ओ वो तो पूरा सूर्य के समान रोशनी वाला होता है। आज बच्चों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो पढ़ नहीं रहे। सोशल मीडिया रूपी राक्षस ने उनको पकड़ लिया। माँ बाप के बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। ये जो अलाइव माइंड का कोर्स मैंने बनाया है वो प्रेजेंट एनसीईआरटी को लेकर बनाया है। प्रेजेंट आपका बच्चा अगर ह्यूमैनिटीज पढ़ रहा है 11th 12th, उसी की किताब पढ़ा रहा हूं। अगर उसने वो अलाइव माइंड का कोर्स पकड़ लिया, ज्वाइन कर लिया, तो मैं बता रहा हूं आपके बच्चे के सामने जितनी चुनौती, आप पढ़ाई से प्रेम हो जाएगा उसको, सोशल मीडिया छोड़ देगा। आप एकदम चिंता ना करें। 1 जून से शुरू हो रहा है। आप अवधोजा ऐप पे जाकर उसकी पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं। उसी की किताब उसी को पढ़ा रहा हूं। ओके का जो कोर्स है अगले 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। वो तो हर उस आदमी के लिए जरूरी है जो कंपटीशन की दुनिया में लड़ रहा है। उस कोर्स को सुनने के बाद अगर आपने उसे फॉलो कर लिया, आपका समय, आपका पैसा, सब कुछ बचेगा। आंखें बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन। जितनी सांसों की गहराई बढ़ेगी, और खुद ब खुद बढ़ेगी, आप मत बढ़ाइएगा। आप सिर्फ दृष्टा हैं, देख रहे हैं, बस। आप करता नहीं हैं, आप दृष्टा हैं। आप सिर्फ देख रहे हैं। जितनी सांसों की गहराई बढ़ेगी उतनी ही, जितना ध्यान बढ़ेगा उतना सांसों की गहराई बढ़ेगी। जितनी सांसों की गहराई बढ़ेगी उतनी विचार शून्यता बढ़ेगी। जितनी विचार शून्यता बढ़ेगी उतना आनंद। सब खत्म। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह। आप देखना, आप इसको 1 महीना मेरे साथ करते रहो, फिर आप देखना 1 महीने के बाद आपकी व्यक्तित्व में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। पूरे दिन जब आपको लगे कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप आंख बंद करिए, सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन, और फिर अपनी परमात्मा से पूछिए कि क्या करूं। वो कहेगा योग करो। कर लो, शुरू कर दो। मन के चक्कर में मत पड़िए। इस बाली को आपको मारना है, इस बाली को आपको खत्म करना है। तो राम का सहारा आपको लेना पड़ेगा, भगवान राम। तो आप सांसों को पकड़िए। भगवान हनुमान जैसे सांसों को पकड़ेंगे, हनुमान जी आपको तुरंत राम जी से जोड़ देंगे। और जैसे आप राम जी से जुड़े, बाली शांत हो जाएगा। बाली की इतनी औकात ही नहीं कि वो अकेले आपको परेशान कर सके, लेकिन आप इस सूत्र को लगाते नहीं है, वो परेशान होते हैं। दिन भर आपका मन आपको परेशान करता है,
कहीं रील दिखवा रहा है, कहीं सीरीज दिखा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं 6-6 घंटा बाहर बैठाए हुए आप बहस कर रहे हैं। अगर आपका भाग्य, आपका मन लिख रहा है तो आप वहीं पहुंचोगे जहां आपका मन चाहता है, और अगर आप अपना भाग्य लिख रहे हो यानी आपका मन आपका गुलाम है। तो पूरे दिन जब बेचैनी हो, जब लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आंख बंद किया और सांसों पे ध्यान लगाया और इष्ट चिंतन शुरू किया, और फिर अपने इष्ट से पूछा कि क्या करूं प्रभु। तुरंत कहेगा किताब उठा लो, बैठ के पढ़ो, ध्यान कर लो, योग कर लो, प्राणायाम कर लो। मन को हर वो चीज पसंद है जो बेहोश करती है, और चेतना को हर वो चीज पसंद है जो जगाती है। तो अगर आप मूवी की तरफ जा रहे हैं, रील की तरफ जा रहे हैं, पोर्न की तरफ जा रहे हैं, हस्तमैथुन की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब आप मन पे हैं और बहुत शक्तिशाली मन आपका है। लेकिन अगर आप योग पे जा रहे हैं, ध्यान पे जा रहे हैं, पढ़ाई पे जा रहे हैं, इसका मतलब आप चेतना की तरफ बढ़ रहे हैं। मन को हर वो चीज पसंद है जो बेहोश करती है, और चेतना को हर वो चीज पसंद है जो जगाती है। मन को हर वो चीज पसंद है जो बेहोश करती और चेतना को हर वो चीज पसंद है जो जगाती। अब आप देख लो आप किस पे जी रहे हो, मन पे या चेतना पे, और धीरे धीरे उस महाशक्ति चेतना की तरफ बढ़ना है। जो भगवान बुद्ध को मानेगा वो ध्यान करेगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानेगा वो पढ़ाई करेगा, जो भगवान राम को मानेगा वो त्याग और तपस्या करेगा, जो हनुमान जी को मानेगा उसके अंदर लगन बहुत ज्यादा होगी, जो गणेश जी को मानेगा उसके अंदर निश्चलता बहुत ज्यादा होगी। सिर्फ मानने से कुछ नहीं होता, उनका व्यक्तित्व, उनका दर्शन आपके जीवन को बदले भी। बदायूं में था, मैंने कहा पता है डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों किताब हाथ में पकड़ रखी है? उनका संदेश है पूरी दुनिया को कि सबसे बड़ी शक्ति है ज्ञान, और अगर व्यक्ति के जीवन को कोई बदल सकता है तो वह शिक्षा, किताब और ज्ञान। पूरे दिन होश में रहना और रचनात्मक, मन ही मन में संकल्प लीजिए, पूरे दिन होश में रहना और रचनात्मक कार्य करना है। पूरे दिन होश में रहना और रचनात्मक कार्य करना है। पूरे दिन होश में रहना और रचनात्मक कार्य करना है। पूरे दिन होश में रहना और रचनात्मक कार्य करना है। और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए, अपनी डायरी उठाइए और पूरे दिन का प्रोग्राम नोट डाउन करिए। पूरे दिन का शेड्यूल नहीं तोड़ना है, एकदम नहीं। आज का शेड्यूल में मूवी देखना है, एकदम जाइए देखिए, लेकिन अगर शेड्यूल में मूवी नहीं है तो फिर जाना भी नहीं है। पूरे दिन का कार्यक्रम, पूरे दिन का हिसाब किताब, डायरी यानी डिसिप्लिन। शाम को बैठकर मूल्यांकन करिए कि आपने जितना कार्यक्रम बनाया था वो आपने किया कि नहीं किया। और सर पढ़ाई जीवन का एक अच्छा हिस्सा है, पर सिर्फ जीवन में पढ़ाई थोड़ी है। बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे 30 घंटा पढ़ें, 6 घंटा नींद में भी पढ़ लिया करें। पढ़ाई जीवन का एक अहम हिस्सा है, नो डाउट, पर सब कुछ, सारा जीवन पढ़ाई नहीं है। व्यक्तित्व भी है, स्पोर्ट्स भी है, नॉवेल पढ़ लिया, कभी मन हुआ एक मूवी भी देख ली। इस देश में बहुत सारे पेरेंट्स का बस चले तो अपने बच्चों के सर में किताब बांध दें कि चलते चलते भी पढ़ते रहना, ऐसे देखते रहना, ऐसे आग कर लो। इस देश में पढ़ाई को लेकर ऐसा नफरत पैदा करा गया है, जबरदस्ती पढ़ो 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 पढ़ो, 24 घंटा पढ़ो, नौकर बनना है, पढ़ो। अरे पढ़ो, जागना है। एक अजीब सी